भारत के संसाधन के अंतर्गत आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारत गांवों का देश है। गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत की 70% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। इसलिए भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी है। लेकिन वर्तमान में कृषि शब्द को और व्यापक करने के लिए या और उसे बढ़ाने के लिए इसमें हमने वन, पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन सौभाग्य से हमारे यहाँ सबसे अधिक भारत में 51% क्षेत्रफल में ही कृषि कार्य की जाती है। संसार में कई जगह या हर जगह एक फसल उगाई जाती है, लेकिन भारत में 2 या 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। देश की अधिक से अधिक श्रम शक्ति भी कृषि कार्य पर ही लगी है। कृषि में प्रयुक्त भूमि का जो 66% भाग है वो खाद्यान्न फसलों के लिए है और जो बचा हुआ 34% भाग है वह हमारे व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमारे देश में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 56% भाग कृषि से ही पूर्ण किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? जब कृषि इतना महत्वपूर्ण है तो अर्थव्यवस्था में उसका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें फसलों की खेती और पशुपालन दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उसमें सबसे पहला है भरण पोषण। भारतीय कृषि से संसार की लगभग 70% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। तो कृषि हमारी 2/3 भाग जनसंख्या का जीविकोपार्जन भरण पोषण करती है। दूसरा है इसमें श्रम शक्ति। 2/3 भाग जनसंख्या है वह कृषि कार्य पर लगी हुई है। इसका परिणाम यह है कि अधिक से अधिक लोगों को इससे क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। या तो लोग दस्तकारी में या काश्तकारी काम करते हैं या गांव में छोटे छोटे कृषि से संबंधित उद्योग धंधे स्थापित किए हैं। तो कृषि से गांव में बहुत सारे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। इसी में है तीसरा कच्चा माल। जो भी हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग हैं उनको कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से प्राप्त होता है। जूट उद्योग के लिए जूट है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। कागज उद्योग के लिए बांस हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। चौथा है पौष्टिक आहार। कृषि पदार्थों से ही भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमको काहे से प्राप्त होती है? कृषि से ही प्राप्त होती है। तो कृषि ही खाद्य पदार्थों की प्राप्ति और पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं होती वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। तो कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कई सरकारी प्रयास किए गए। सन 1966-67 में हरित क्रांति को तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति में हम कृषि को बढ़ावा दिया गया है। इसमें कृषि के लिए उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए नई नई बीजें, रासायनिक खाद
नई तकनीकों का प्रयोग करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में उन्नत किस्म के बीज, खाद का प्रयोग करके सबसे पहले हरित क्रांति को बढ़ाया गया। दूसरा इसमें है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऑपरेशन फ्लड क्या है ये प्रश्न परीक्षा में आता है, तो जब भी ऑपरेशन फ्लड शब्द आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ये लिखना है कि इसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले गुजरात के खेड़ा जिले में इसकी पहल की गई थी। आज इसका इतना विकास हो गया है कि पाइपलाइनों के माध्यम से दूध एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। इसमें भी पशुओं की जो किस्म नस्ल है, उत्तम किस्म की नस्ल रहती है, जिससे अधिक से अधिक दूध की जो क्वालिटी है, मात्रा है, अधिक प्राप्त हो सके। तीसरा है पीत क्रांति या पीली क्रांति, जिसमें हम तिलहन और दलहन दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्रारंभ में इस पर सरकार द्वारा या अधिक प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए यह कम पड़ने लगा। फिर सरकार द्वारा इस पर पहल की गई और 1987-88 में उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खाद्य तेलों, दलहन और तिलहन की मात्रा में वृद्धि की गई। आज परिणाम यह है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार इसका उत्पादन हो रहा है। फिर अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना लागू की गई, जिसमें मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ती है, पोषण का आहार ऊंचा होता है, इसलिए और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इस कारण 2006-07 में इसके उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। और आज स्थिति यह है कि हमारा भारत देश विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राज्य बन गया। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत विटामिन और प्राकृतिक खनिज को महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की जो जलवायु है, मिट्टी है, वह उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है, जो कि कृषि को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो कृषि से संबंधित है उसमें उत्तम खाद, बीज, उर्वरक, नई टेक्नोलॉजी, मशीनों का उपयोग और जो का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। भारत में फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, मौसम के अनुसार और अध्ययन की दृष्टि से। मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसलें और जायद फसलें। अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, खाद्यान्न फसलें, नगद और व्यापारिक फसलें। तो अब हम मौसम के अनुसार पर पहले पढ़ेंगे खरीफ की फसलें। ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर जून जुलाई में बोई जाती हैं और शरद ऋतु के अंत में अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। मानसून के आगमन पर बोई जाने के कारण इनकी प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन आदि। दूसरा है इसमें रबी की फसलें। ये फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरा के बाद बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये रबी की फसलें हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। तीसरी फसल है जायद फसलें। जायद फसलें वे हैं
जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं, क्योंकि उस समय खेत खाली रहता है, तो किसान खाली ना बैठ के इन फसलों को चारे को बोकर अपने आय का एक स्रोत बना लेते हैं, इसलिए इनको जायद फसलों के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है इसमें अध्ययन की दृष्टि से, पहला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो हम जिसको ग्रहण करते हैं, तो उसमें है चावल, दाल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो ये नाम से ही कि खाद्यान्न, इसका हम मानव के द्वारा इसका उपभोग किया जाता है। दूसरा है नगद व व्यापारिक फसलें। नगद और व्यापारिक मतलब जो व्यापार से संबंधित है, जिससे हमको इनकम, आय की प्राप्ति होती है, ऐसी फसलों को नगद व व्यापारिक फसलों के नाम से जाना जाता है। इन्हें बेचकर किसान अपने आय में वृद्धि करते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, जूट है, चाय है, तंबाकू है, कॉफी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं और उनका वितरण, कि फसलें कहाँ कहाँ बोई जाती हैं। पहला है गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन में भारत विश्व में चौथा स्थान है, और यहाँ पर गेहूँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। दूसरा है चावल। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है, और भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में बोया जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा व असम। फिर है दालें। दाल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में बोई जाती है। गन्ना। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, और सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा गन्ना पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भी बोया जाता है। सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में भी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, और सबसे अधिक सोयाबीन भारत के मध्य प्रदेश में बोया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में भी सोयाबीन बोया जाता है या उसकी खेती होती है। कपास। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है, और भारत में सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कपास महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। फिर है जूट। जूट के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, और सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको अपने नोटबुक में करना है। पहला प्रश्न है कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है? खरीफ व रबी में अंतर स्पष्ट कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर को नोटबुक में करना और अगली क्लास अगले दिन ली जाएगी।